कल हम लोग पढ़े थे, उस विषय को अपन दोहरा लेते हैं। कल हम लोग अधिमास और क्षय मास की प्रक्रिया को पढ़े थे। अधिक मास जो हैं और हर लगभग 4 वर्ष में आ रहा है। पहले जो ये गणना है, ये गणना 150-200 वर्ष पुरानी है। अयनांश में निरंतर 100 वर्षों में या एक प्रत्येक वर्ष में लगभग 59 विकला कम हो रहा है। अयनांश जो निरंतर बदल रहा है, उस परिवेश से हमेशा ये गणना जो है ये स्थूल रूप में मिलती है। स्थूल या ना बड़े रूप में, कि कभी सटीक जाती है, कभी सटीक नहीं जाती। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह बिल्कुल प्रारंभिक है। प्रारंभिक है मतलब ये स्थूल है, बड़े रूप में। तो सारी सटीकता जो इसमें लिखा है, जो हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, फ़र्क मिलता है। वो इसीलिए, तो कल हम लोग पढ़े थे द्वात्रिंशद्भिर्गते मासे दिनैः षोडशभिस्तथा, यानी कि 32 मास और 16 दिन 4 घटी, घटिकानां चतुष्केण पतति अधिकमासकः। 32 मास 16 दिन और 4 घटी में अधिक मास होता है। तो 32 मास का मतलब है 12 मास का एक वर्ष, 12 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी कि लगभग 3 वर्ष। अब जो अधिक मास आता है वो लगभग 4 वर्ष में आता है। वो अयनांश की थोड़ा बहुत चौथे वर्ष जब प्रारंभ होता है, तो चौथे वर्ष में अधिक मास आता है। जैसे इस वर्ष अब जो चैत्रादि जो अधिक मास आएगा, चैत्रा, इसके 4 वर्ष बाद अधिक मास आएगा। उसी की प्रक्रिया को हम लोग पढ़े थे। अब इसके चौथे वर्ष, जैसे अभी 26-27 में आएगा, तो फिर 30-31 में अधिक मास आएगा। यानी कि 1948 जो विक्रम संवत होगा, शाके 1948 होगा, शाके 1948 से फिर 1952 में पुनः अधिक मास होगा। तो उसकी जो गणना हम कर रहे थे वो एक आगे लेना है। इसीलिए वो जो हम लोग 150 वर्ष पहले अगर इसको लेके जाएंगे तो ये जो कहा है यथावत हमें मिलेगा। पर वर्तमान में अयनांश की स्थिति, अयनांश जो है पहले वैदिक काल में रोहिणी नक्षत्र से गणना होती थी। अब अभी वर्तमान में अश्विनी से थोड़ा पीछे खिसक गए हैं, अश्विनी पर चले गए। तो 3 नक्षत्र हम लोग पीछे आए। ये अयनांश के क्रम से ये चीज़ें बदल रही हैं। इसीलिए जो कल षोडश जो इसमें आषाढ़ के लिए कहा है, वह ज्येष्ठ के लिए होगा। एक क्रम हम आगे बढ़ा के वर्ष का मास का आनयन करेंगे। शाके बाण करांक के विरहिते, कल हम पढ़े थे कि शाके में बाण यान 5, कर यान 2, अंक के यान 9, विरहिते ऋत यान माइनस करके, नवेंद्र भाजते, नव इंदु 19 का भाग देने पर, शेषाहा शेष जो बचता है, शेष जो बचता है उससे जो मान दिया हुआ है, इसमें जो मान दिया है वह मास अधिक मास होगा, यह मानना चाहिए। कौन कौन? चैत्रेर माधव के अनले, चैत्र और माधव के अनले। चैत्र में
तीन शेष बचे, अनल यानी तीन। अग्नि का तीन प्रकार की अग्नि है, जठराग्नि, क्रोधाग्नि और कामाग्नि। इसी में सब अग्नियाँ हैं, शरीर की जो अग्नि है। तो तीन जो अग्नि के प्रकार है वह, यानी तीन शेष बचने पर चैत्र मास अधिक होगा, और माधव यानी वैशाख, शिव यानी एकादश रुद्र 11 शेष बचने पर, ज्येष्ठे अंबरे चाष्टिके यानी अंबर जो है आकाश, शून्यत्वम आकाशम, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो शून्य है, जहाँ खाली है, बिल्कुल शून्य है, वह आकाश, आकाश में शून्य रूप है। तो शून्य और 8 यहाँ है, तो यहाँ शून्य होने पर वैशाख, और चाष्टके और षोडशे 16 जो नृपतौ लिखा है वह आषाढ़ के लिए, ज्येष्ठ के लिए 8 और 16 बचने पर ज्येष्ठ होगा। और आषाढ़े नृपतौ, शरे, शर यानी बाण, 5 बाण होते हैं, शर यानी तीर होता है, तीर को संस्कृत में शर कहते हैं। तो जो शर हैं, ज्योतिष में शर यानी बाण, बाण 5 हैं, पहले कह चुके थे। जहाँ शाके बाण करांक जहाँ लिखा है बाण, बाण वहाँ आ गया है, इसीलिए श्लोक में पुनरुक्ति पुनः उस शब्द का लेखन न करके उसके पर्याय शर का लेखन किया है। शर यानी भी बाण होता है, बाण यानी 5 संख्या। तो 5 होने पर आषाढ़, एक को आगे जो क्रम लिखा है उससे एक क्रम आगे लेना है। ये जो क्रम है नीचे थोड़ा गड़बड़ा गया है, जो हिंदी में जो लिखा है वह, तो ऐसा आपको सोच के चलना है। आषाढ़े नृपतौ शरे च नवशी भाद्रेज विश्वांक के, विश्वांक जो है वह 13 है, 13 भाद्रपद में, और विश्व और नेत्रे, विश्वांक के नेत्रे, नेत्र यानी आँख 2 है, तो 13 जो है वो आश्विन मास रहने पर आएगा, और नेत्रे 2 फिर चैत्र में जाएगा, 2 शेष बचने पर चैत्र आएगा। तो जो हम अभी गणित करेंगे, जो कल हम बताए थे, कल का मिट गया है, कोई बात नहीं, एक बार और। जैसे शाके जो हैं, शाके के अंदर यहाँ दिखेगा, आठ हैं। आने वाला जो शाके हैं, जो नया पंचांग आएगा चैत्र से, उसका शालिवाहन शक जो है 1948 है, उसमें शाके बाण कर अंक के, तो बाण होते हैं 5 बाण कर और अंक के, विरहिते, विरहित यानी माइनस करना है, 8 5 13, यानी कि 8 में से 5 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2, 9 में से 9, 0 और 1। अब इसमें नव इंदु भिर्भाजिते, इसका भाग देने पर 5 बार जाएगा, 5 × 45 का 5 4, 5 एकम 4 1 9, 95, 102 में से 95, 12 में से 5 गए तो 7, 7 बचेंगे, यहाँ क्रॉस, फिर 3 उतरे। अब इसमें 19 का भाग कितने बार जाएगा, तो 3 बार। 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, बाकी करेंगे तो 76 ज़्यादा है, तो ये 3, 13 में से 7 गया 6, और 6 में से 5 गया 1।
16 बचा। अब 16 जो बचा उसको हम देखेंगे, जो इसमें जो हिंदी लिखा है उसके अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो 16 में वह आषाढ़ बताता है। जैसे कि देखेंगे हम लोग, हिंदी पढ़ेंगे तो 13 अंक से रहे तो भाद्रपद, जैसे यहाँ 8 शेष रहे तो ज्येष्ठ अधिक मास जानना, और 16 का अंक शेष रहे तो आषाढ़। पर यहाँ एक अंक आपको आगे लेना है। ज्येष्ठ में 16 बचने, अभी जो वर्ष चल रहा है तो वह उस वर्ष में ज्येष्ठ 2 है, तो ज्येष्ठ की गिनती लाने के लिए इसमें जो हिंदी लिखा है वह एक क्रम आगे ले लिया है, तो ज्येष्ठ होगा। इस क्रम से आप आगे और देख सकते हैं, आगे के वर्ष में अभी आप 48 का निकाल रहे हैं, 2052 में फिर देखेंगे 2052 में कोई मास जब अधिक मास आएगा तो वो कौन सा है, उसकी जानकारी आप स्वयं बना के देखें कि इस एक आगे गिनना है, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। फिर हम बात किए थे क्षय मास कैसे होता है और अधिक मास कैसे होता है, ये तो उसकी प्रक्रिया है। अधिक मास के बारे में जानकारी लिया कि इतने मास और इतने दिन इतने घटी बीतने के बाद, जैसे इस वर्ष रहेगा तो अगले 4 वर्षों में पुनः अधिक मास आएगा। पर क्षय मास का जो है वह इतना जल्दी नहीं आता है। क्षय मास कई वर्षों में, 141 वर्षों में, जैसे अगर इस वर्ष क्षय मास हुआ तो 141 वर्षों में क्षय मास होगा, फिर उसके 19 वर्षों बाद होगा और फिर 141 वर्षों बाद होगा, उसका क्रम है। एक बार क्षय मास होने पर 141 वर्ष बाद, पुनः 19 वर्ष बाद और फिर 141 वर्ष बाद, तो बहुत कम देखने को क्षय मास मिलता है। अब क्षय मास और अधिक मास कैसे बनते हैं उसका विचार भी कल किया था। असंक्रांति मासो अधिमास स्फुटम स्यात्, अगर किसी मास में जो चंद्रमास जो चल रहे हैं शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक, एक भी सूर्य की संक्रांति अगर उस मास में न हो, सूर्य इस एक मास में कभी राशि परिवर्तन नहीं करता हो, तो वह अधिक मास होता है। और एक मास में 2 संक्रांति मिल जाए, एक मास में 2 संक्रांति अगर मिल जाए तो वह क्षय मास होता है। समझ गए? संक्रांति देखने का, जैसे हम सामान्य जो जानते हैं वही हम लोग जानते हैं कि कर की संक्रांति और मकर की संक्रांति। मकर संक्रांति विशेष जानते हैं सब लोग क्योंकि वो एक महापर्व है। पर हर मास संक्रांति होती है, जैसे मकर संक्रांति आती है ऐसे धनु की संक्रांति, मीन की संक्रांति, मेष की, फिर सब मिथुन, कर्क, सबकी संक्रांति आती है जब सूर्य एक दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तिथि को हम लोग मानते हैं मास, ऐसे ही सूर्य का मास है, वो भी अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर एक मास में एक भी संक्रांति नहीं हो तो वो अधिक मास होगा, और 2 संक्रांति अगर मिल जाए तो क्षय मास होता है, वह मास क्षय हो जाता है। यही हम लोग कल पढ़े थे। क्षय कार्तिका, ये बहुत द्विसंक्रांति मास है, क्षयाख्य कदाचित। असंक्रांति मासो अधिमास स्फुटम स्यात्, द्विसंक्रांति मास क्षयाख्य कदाचित। फिर क्षय कार्तिकादित्रये, और क्षय मास का निश्चित है, क्षय मास का निश्चित है कि वह 3 ही मास होते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, ये 3 ही मास क्षय होते हैं। और अधिक मास जो है वो 7 मास है जो पहले कह चुके हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। कार्तिक से पहले जो 7 मास है यह अधिक मास हो सकते हैं। और माघ फाल्गुन ना तो क्षय होता है और न अधिक, बहुत कम चांस में ये दोनों क्षय और अधिक मास बनते हैं। बाकी यही मास जो हैं, अधिक मास जो हैं वो 7 मास बनते हैं, जो 7 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन तक, आसोज जिसको बोलते हैं। और क्षय मास जो हैं वो 3 हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष। इतना हम लोग कल पढ़े थे। तदा वर्ष मध्य अधिमास द्वयंच, और क्या कहा कि
जिस संवत्सर में क्षय मास होगा उसी वर्ष में अधिक मास 2 होंगे, क्योंकि जो संक्रांति सूर्य का जो 12 महीना है, 12 राशि का गोचर है, वो तो निश्चित है होना है। तो क्षय मास हो गया, 1 मास पूरा बीत गया, और सूर्य की गति कम होने से, अपने अपने ग्रहों की गति है, तो सूर्य की गति जब कम होती है और चंद्र की गति बढ़ जाती है तो अधिक मास होता है। और जब सूर्य की गति बढ़ जाती है और चंद्र की गति कम हो जाती है तो 1 मास में 2 संक्रांति आ जाती है, तो वो क्षय मास होता है। तो क्षय मास होगा उस वर्ष 2 अधिक मास होंगे, यह निश्चित है। ठीक है, यह क्योंकि क्षय मास कई वर्षों में होता है, 141 वर्षों में, 19 वर्षों में लगातार होता है। तो 141 वर्षों तक तो हम किसी का जन्म हुआ उसकी परमायु 120 मानी गई है, इसलिए हम विंशोत्तरी दशा मानते हैं ना। विंशोत्तरी दशा मान का मतलब यही है कि 120 वर्ष की आयु लगभग मतलब मानवों की, इंसानों की मानी गई है जातक के रूप, और उतनी आयु भी पूर्ण आयु है। अब तो वो महाआयु है, क्योंकि 60 वर्ष 70 वर्ष के लगभग अब हो गई है वर्तमान। एवरेज अभी की गवर्नमेंट सरकारी जो आयु है वह 60 वर्ष है, 60 वर्ष तक लगभग पूर्ण आयु है। तो विरले ही देखते हैं उनको, जो मान लो अब कभी होगा तो देख पाएंगे, है ना। अधिक मास हर 4 वर्षों में लगभग होता है, यह हम लोग कल पढ़े थे। अब आज का जो विषय है, अब सौरादि मास प्रयोजन भी है कि जो हमारे ऋषि वैज्ञानिक हैं, जिस परंपरा में हम पढ़ रहे हैं, बड़े हुए हैं, जो वैदिक परंपरा है, आर्ष जो परंपरा है, वह बहुत समृद्ध है। तो हम शुरू से वर्ष के मान से पढ़ते आए हैं, मतलब बृहद से सूक्ष्म की तरफ चल रहे हैं। जो सौरमान है, सौरमान में, चांद्रमान में, नक्षत्रमान में और सामनमान में क्या क्या मानना चाहिए, हमने वहाँ पहले भी एक श्लोक पढ़े थे। उसके अलावा और भी क्या क्या मानना चाहिए, उसके लिए एक श्लोक सौरादि मास प्रयोजन बता रहे हैं कि वर्षायन वर्ष अयन ऋतु युग पूर्वकम अत्र सौरान मासाः। वर्ष सौर मास से मानना चाहिए, और अयन दक्षिणायन उत्तरायन सूर्य से ही मानते हैं ना, क्योंकि जब मकर में उसका तिथि का कोई लेना देना नहीं है कि वो किस तिथि को पड़ेगा, संक्रांति का तिथि से कोई लेना देना नहीं है। वह सूर्य की गति, सूर्य 1 अंश प्रतिदिन चलता है, एक राशि में 30 अंश होते हैं और 1 मास में 30 दिन होते हैं, और चंद्र की भी राशियां 30 हैं, प्रतिपदा से, शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा 15 और कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या 15, या इसीलिए अमावस्या को 30 लिखते हैं। तो तिथि का योग आगे जब क्रम आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी सौर मास जो 1 अंश का 1 दिन, सौर मास में सूर्य जब 1 अंश को भोग लेता है एक राशि के, तो 1 अंश भोगने को 1 दिन, तो 30 अंश एक राशि में होते हैं। 30 अंश एक राशि में, एक राशि पूर्ण भोग लेते पूर्ण 1 मास, तो 12 राशियां 12 मास, 1 वर्ष, यह सौर मास हुआ। और उसमें वर्ष अयन ऋतु भी जो है सूर्य से चलती है, विषुवत के जब आसपास से उसकी गणना होती है। सूर्य नज़दीक होगा तो गर्मी होगी, जितना दूर होगा उतनी सर्दी होगी, यही क्रम है। तो वर्ष अयन, वर्ष तो सबके मान में, चंद्र के मान में भी वर्ष हैं, सौर मान में भी वर्ष हैं, पर विशेष सौर मान से वर्ष मानना चाहिए। तो वर्ष अयन ऋतु युग पूर्वकम अत्र सौरान मासाः। वर्ष अयन ऋतु युग, यह सौर मास से जानना चाहिए। और तथा च तिथयस्तु हीनांशुमानात्, क्या लिखा है कि तिथि जो है,
तिथि किससे मानना चाहिए? तिथियों का ज्ञान चंद्रमा से मानना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की परस्पर जो दूरी है 12-12 डिग्री, 12 अंश जिसको बोलते हैं, 12 डिग्री का सूर्य और चंद्र में भेद होता है, तो फिर एक तिथि होती है। एक तिथि कब होती है? जब सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री आगे चलता है, क्योंकि सूर्य जो है एक मास में एक राशि का भ्रमण करता है और चंद्र 2.25 दिन में एक राशि भोग लेता है ना? वो 2.5 दिन में एक, 2.5 2.25 2.5 दिन में एक राशि भोग लेता है। सूर्य से ज़्यादा गति चंद्र की है। तो चंद्र जब पूरा एक भचक्र है, भचक्र मतलब एक गोल शेप है जिसको वृत्त बोलते हैं, वह 360 डिग्री का है। गणित में हम पढ़े हैं, गणित में आप लोग पढ़े होंगे कि एक जो गोला होता है, एक जो ये पूरा ऐसा एक वृत्त है, पूरा अपना आगे भी ऐसा वृत्त है, उसका मान है 360 डिग्री। इसको बांटा गया है 30 भागों में, इसको बांटा गया है 12 भागों में। 12 राशियां हैं तो 12 36, 30 बने, यानी कि एक भाग 30 डिग्री का है और 30 डिग्री का नाम ही राशि है। राशि का अर्थ होता है, राशि का मतलब ढेर, राशि का मतलब होता है ढेर इकट्ठा करना। तो 30 अंशों का एक ढेर है, यानी कि एक स्टेशन है। तो उसको चंद्र जो है 30 डिग्री को भोगने में 2.5 दिन लगाता है और सूर्य उसको 1 मास लगाता है। कौन जल्दी चलता है? चंद्रमा बहुत जल्दी चल रहा है। जब सूर्य एक राशि भोग करता है, 1 मास जब भोग करता है, तो चंद्रमा इस पूरे राउंड का 360 डिग्री वृत्त का एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य जब केवल 12 भाग हैं, 360 डिग्री के 12 भाग कर दिए, 30 डिग्री सबके अपने अपने क्षेत्र में आए हैं। मेष राशि के क्षेत्र में, वृषभ के, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन तक। तो जब सूर्य एक भाग को चलने में 30 दिन लगा देता है और उन 30 दिनों में जो चंद्रमा है वह 12 राशियों पर घूम करके वापस वहीं आ जाता है और दोनों का संयोग होना, दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो वह अमावस्या है। जब 0 डिग्री अंश कला विकला सब एक हो जाए तो वह अमावस्या कहलाती है। और जब सूर्य से चंद्रमा चलते चलते 180 डिग्री मतलब आधा भाग जो ये है, ये यहाँ से मान लो 1 है, ये मान लो 1 है और ये 360 है, तो यहाँ 180 डिग्री है। यहाँ जब चंद्रमा आता है और यहाँ सूर्य, यहाँ अगर सूर्य रह जाए तो पूर्णिमा हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है। जितना सूर्य के नज़दीक जाएगा उतना कम दिखाई देगा और बिल्कुल एक एक क्षेत्र में होने पर बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, वह अमावस्या है। और यह भाग किया है 12-12 डिग्री का। इसमें आगे नहीं जाएंगे, बहुत गणितीय बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि जो चांद्रमास है वह तिथियों का जो मास हम लोग तिथि गिनते हैं वह चंद्र की गणना से, सूर्य चंद्र की जो दूरी है उसकी गणना, सूर्य चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को माइनस करेंगे, जो राशि आएगी वो राशि को अंश में बनाएंगे और अंश में बने हुए अंश में 12 का भाग देंगे। जितना फल आएगा भाग पर वह भोग्य तिथि होगी और जो शेष बचता है उसकी ओर गणित करके फिर जो वर्तमान तिथि मानी जाती है। इतना है, ठीक है। तत् यहाँ तू हिनांशु मानात, हिनांशु नाम जो है वह चंद्र का है, तो चंद्र से मानना चाहिए क्या? तिथयः तु, तिथि का मान जो है वो चंद्रमान से मानना चाहिए। यत्कृच्छ्रसूतक चिकित्सित वासराद्यम, यह क्या लिखा है कि व्रत, उपवास, सूतक तथा औषधि आदि कर्मों में दिन का विचार सावन मास से कहना चाहिए। सावन मास क्या होता है?
सावन मास निश्चित है 30 दिनों का होता है, तो सावन मास गिन लिया, तो सावन दिन कैसे होता है? तो सूर्योदयात सूर्योदय पर्यंतम दिवसम कथ्यते। सूर्योदय से लगा करके अगले सूर्योदय तक जो समय होता है, अहोरात्र जो होता है, वह सावन दिन है, उसकी गणना ऐसे होती है। इसीलिए हम लोग व्रत आदि में क्या करते हैं, इसमें लिखा है ना, व्रत उपवास आदि उदयात की तिथि मानते हैं। ये झगड़ा होता है पंचांगों में, और अधिकतर प्रायः देखने को मिलता है कि किस तिथि को व्रत किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आज क्या है कि शास्त्र को छोड़कर हर वस्तु, हर चीज़ को मान्यता मिल गई है, पर शास्त्र जो है बहुत पीछे रह गया है। कहावत है, जो ज़्यादा तेज बोलता है, झूठ बोलो और जट बोलो और ज़ोर से बोलो, तो वह शास्त्र बन जाता है। तो कलयुग में वही परंपरा चल रही है, झूठ, जोर और जल्दी, है ना, जिसको त्रिजकार कह सकते हैं। 3 जकार है, झूठ, जोर और जल्दी, ये इनसे ही चल रहा है। तो व्रत का निर्णय करने के लिए उदयात का ही होता है, उसमें लिखा होता है पंचांग में, शाक्त और जैसे वैष्णव, निम्बार्क। तो जो संप्रदाय हैं, जिन संप्रदाय ने मान्यता मान ली है, वैष्णव, हम लोग वैष्णव नहीं है, वैष्णव वह लोग हैं जो चक्र शंख धारण करते हैं, और जो विधवा हैं और जो सन्यासी हैं, वह वैष्णव है। बाकी हम शाक्त हैं, जो 5 देवताओं की पूजा करते हैं, गणेश, दुर्गा, सूर्य, शिव और विष्णु। इन 5 देवों की जो रक्षा करते हैं वो सब शाक्त हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने यह 5 देवताओं की पूजन का यह प्रथा चलाई थी कि प्रत्येक ग्रस्त और शाक्त को 5 देव की पूजा, जो ये पूजा करते हैं। और जो वैष्णव है वो केवल भगवान विष्णु या रामानंदी या निम्बार के, वो केवल एक इष्ट उनका है, उन्हीं को मानते हैं, और हम सभी को मानते हैं। इसीलिए सकते हमें उदयात का व्रत रहना चाहिए, उदय काल का जो उदयात में, और कम से कम 1-2 घटी 4 घटी हो, लगभग 4 घटी हो। और वैसे तिथियों के निर्णय में है कि जो 3 संध्या को, जो लगातार जिसका मान 3 संध्याओं में है, चाहे प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकाल की संध्या, या निशीत काल की संध्या, रात्रि की, जो 3 संध्याओं में विद्यमान तिथि है, उसी का व्रत निर्णय कहीं कहीं शास्त्रों में कहा है। और इसका विषय आगे अलग है, उसमें नहीं जाएंगे। तो यह इनका विचार सावन दिन से करना चाहिए, सूर्योदयात सूर्योदय पर्यंत करना चाहिए। वार भी, वार का जो है, वार का भी ऐसा ही है, सूर्योदय से प्रारंभ होता है। अभी अपने बाकी जो कैलेंडर वगैरह है या जो भी अंग्रेजी जो समय है, उसके अनुसार रात्रि 12 बजे तारीख और वार बदल जाता है। हमारे भी बहुत विद्वान, कुछ जो वराहम इत्यादि जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने रात्रि को ही मतलब सुबह का प्रारंभ माना है, मध्य रात्रि से। और बाकी जो शास्त्रों में जो विधि है वह बिल्कुल प्रातःकाल सूर्योदय से हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि रात्रि से ही, रात्रि ही मतलब सूर्योदय का प्रारंभ करती है, रात्रि ही है निश्चित प्रारंभ होगा, इसलिए वो मध्य रात्रि के बाद, जैसे मध्याह्न के बाद में सायंकाल का मान निकालते हैं, वैसे ही मध्य रात्रि से सूर्योदय या प्रातःकाल का मान कुछ विद्वान मानते हैं। फिर तत्सावनाच और घटिकादिकम आर्क्षमानात्, और घटिपलादिका, और घटियों का जो मान है वह घटिकादि का विचार नक्षत्र मान से करना चाहिए। नक्षत्र का भी वही, एक नक्षत्र का एक दिवस, एक दिन एक नक्षत्र रहता है। नक्षत्र का मान 60 घटी है, और 60 घटी 24 घंटा हम लोग मानते हैं। 24 घंटा अहोरात्र एक दिन और एक रात्रि का होता है। तो 24 को 2.5 से अगर गुणित करेंगे, 2.5 गुना करेंगे, तो वह 60 घटी बन जाती है, क्योंकि 24 मिनट की एक घटी होती है। तो 2.5 घटी का 1 घंटा, वो बराबर है, उसी को नक्षत्र मान कहते हैं। ठीक है। अब आज का जो विषय है वह पक्ष ज्ञान। पक्ष ज्ञान है। पक्ष आप सभी जानते हैं, 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसी के बारे में चर्चा है। पूर्वा परम मास दलम ही पक्षौ, पूर्व और पर, पहला और आगे वाला, पूर्व यानी पहला और पर यानी आगे वाला। पूर्वा परम
मास दलम, मास के जो दल, मास के जो दल यानी दो भाग हैं, ही पक्षो वही पक्ष है। पूर्वापरम मास दलम ही पक्षो पूर्वापरव तो सित नील संज्ञो, क्रम से पूर्व और पर की सित यानी शुक्ल, सित का मतलब होता है सफेद और सफेद को ही शुक्ल कहते हैं। असित यानी कृष्ण, असित का मतलब कृष्ण और नील का मतलब भी कृष्ण होता है। तो पूर्व शीत पर नील संज्ञौ, इसीलिए एक साथ कह जाए पूर्वा परौ तौ वह सित नील संज्ञौ। शुक्ल और कृष्ण पक्ष के भेद से जो दल है मास का वह दो दल हैं और दो दलों का नाम है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण प्रतिपदा से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। लंकोदयमान जब हम लग्न निकालेंगे, आप लोग तो लंकोदय चरखंड इत्यादि बनाएंगे, तो लंका का जो उदयमान वो है वह प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा रविवार को माना गया है, इसीलिए वहीं से संवत्सर इत्यादि प्रारंभ होता है और सब कुछ शुक्ल प्रतिपदा से रविवार से मानते हैं। जब आगे जब मुहूर्त प्रकरण में पढ़ेंगे तो रविवार से एक गिनना है और शुक्ल प्रतिपदा से एक गिनना है। और महाराष्ट्र इत्यादि में तो शुक्ल प्रतिपदा से ही मास प्रारंभ होता है और इधर अपने इधर जो है कृष्ण पक्ष से मास प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष में आधा मास बीत जाता है। ऐसा दोनों यथा देशांतर में जो जिस देश में जो व्यवहार में लाया जाता है उसको हमें मानना है। पूर्वापरम मास दलम ही पक्षो पूर्वापरो तो सित नील संज्ञौ और पूर्वस्तु देवश्च परश्च पितृयः, पूर्वस्तु देवः च परश्च पितृयः। पूर्व भाग जो है शुक्ल पक्ष जो है वह देवताओं का है और पितृपक्ष जो है वह कृष्ण पक्ष जो है वह पितरों का है, पितृपक्ष है जिसको मानते हैं। और केचित् कृष्णे सित पंचमीतः, अब ये लिखा है कि कहीं कहीं केचित् कहीं कहीं कृष्णे कृष्ण पक्ष में सित पंचमीतः, कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक भी मास माना जाता है शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, ये कहीं कहीं कोई कोई विद्वान मानते हैं। और आदौ शुक्ल प्रवक्तव्य, आदि में जो है शुक्ल पक्ष ही कहा है, प्रकृष्ट वक्तव्य प्रवक्तव्य है, यह विशेष रूप से सभी अधिकतर जो हैं शास्त्रों में आदौ शुक्ल प्रवक्तव्य, शुक्ल पक्ष ही प्रथम पक्ष है ऐसा कहा गया है। और केचित कृष्णे भी मासके, फिर कह दिया है कि केचित यानी कहीं कहीं कृष्ण पक्ष भी आदि मास में माना जाता है। दोनों बात कह दी। तो देशानुसार जो जिस देश में जो प्रचलित हैं कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष आदि में, उसको मान करके व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा वही, वो पूर्णिमा पहले मानते हैं और जो शुक्ल पक्ष जो प्रतिपदा एक मास प्रारंभ मानते हैं वह लोग पूर्णिमा पहले 15 दिन में और 30 अंतिम में अमावस्या मानते हैं। और जो कृष्ण पक्ष से मास प्रारंभ मानते हैं वह अमावस्या उनका पहला रहता है और पूर्णिमा में उनका मासांतर रहता है। यही इसीलिए कई कहीं जो कैलेंडर आते हैं नहीं उनमें पूर्णिमांत और अमांत दोनों लिखा होता है कि जो अमांत जो अमावस्या को मास मानते हैं उनके लिए ये प्रक्रिया है और जो पूर्णिमांत मानते हैं उसके लिए ये, उसमें हिंट दिया होता है पूर्णिमांत और अमांत, ठीक है। महाराष्ट्र इत्यादि में यह प्रचलन में, उत्तर भारत में अधिकतर कृष्ण पक्ष से ही मास प्रारंभ होता है। फिर अब जो आगे प्रक्रिया है वो तिथि ज्ञान का है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं वह स्थूल रूप से यानी मोटे रूप में पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सटीक गणित का ये गणित नहीं है। सटीक गणित के लिए हमें सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा और उन सिद्धांतों से यह सिद्धांत को एक डायरेक्ट निकालने की प्रक्रिया है जिसमें कभी एक प्लस या माइनस करके हमें जुगाड़ करके साधना होता है, ठीक है। अब ये तिथि ज्ञान बता रहे हैं कि मासभा चांद्रभम यावत गणयत तावत देवतु, ये स्थूल रूप में। जो सूक्ष्म विधि है वह है कि सूर्य और चंद्र का योग करके 12-12 डिग्री भाग निकाल करके 12 डिग्री जितने बार 12 का भाग जाता है उतनी तिथि मानना चाहिए। वो तिथि निकालने की बिल्कुल विशुद्ध प्रक्रिया है और ये जो प्रक्रिया बता रही है स्थूल रूप में है, मोटे मोटे रूप में, इसमें ज़्यादा गणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो मासभा चांद्रभम यावत गणयत तावद एवतु, यानी कि मासभात मास का जो नक्षत्र है, यहाँ मास के नक्षत्र से तात्पर्य है
कि एक दिन पहले भी चर्चा हुई थी कि मास का नक्षत्र कैसे हैं। मास नक्षत्रों से बने हैं। प्रत्येक मास के जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ इत्यादि जो नाम पड़े हैं वह नक्षत्रों के मान से पढ़े। कैसे कि जैसे चैत्र जो है पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र आता है, तब चैत्र प्रारंभ होता है। पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र आता है, तब मास प्रारंभ होता है। और ऐसे ही विशाखा पूर्णिमा में होगा तो वैशाख, ज्येष्ठ आएगा ज्येष्ठ। यही मास भ जो है, भ संज्ञा, भ जो है, भ नक्षत्रों की संज्ञा है। नक्षत्रों का नाम है भ, नक्षत्रों को, पूरे नक्षत्र मंडल का। इसलिए मास भात यानी मास के भात यानी चंद्रमा से, पंचमी है भात, मास के भात चांद्रभम यानी कि मास के नक्षत्र चांद्रभम, वर्तमान जो चंद्र नक्षत्र है, चंद्र किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वहां तक यावत गणयेत गणना चाहिए, तावत देवतु यावंती गणनात् भानि तावत ताव अंत्यस्तिथयः क्रमात्, तौ अंत्यः तिथयस् क्रमात्, वह उसके अंत तक जो तिथि है वह तिथि का मान होना चाहिए। जैसे मोटा मोटी रूप में है, यह समझ में आ गया है। जैसे मान लो वर्तमान अभी जो चल रहा है वह चैत्र या वैशाख मान लो। वैशाख जो नक्षत्र हैं, वैशाख जो मास है, वैशाख की जो पूर्णिमा है, पंचांग में आप देख लेना, पंचांग आपके पास होना चाहिए और पंचांग देखने से ही सब कुछ गणित पता चलेगी। चैत्र की जो पूर्णिमा है उस दिन विशाखा नक्षत्र होगा, उसके आसपास, या जो वैशाख जो महीना है उसकी पूर्णिमा के आसपास भी विशाखा नक्षत्र होगा। तो जैसे आज अब चंद्रमा मान लो श्रवण नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, श्रवण नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, तो वैशाख से, वैशाख मास चल रहा है, चंद्रमा श्रवण पर गोचर कर रहा है, और हमें जानना है कि वैशाख मास में श्रवण नक्षत्र के चंद्र में तिथि कौन सी है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रक्रिया को देखेंगे कि मासभा चंद्रभम यावत, मास का जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र हुआ, मास बाद चंद्रभम, मास के नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र गिनेंगे तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और श्रवण पंचमी। तो यहाँ आज के दिन या तो चतुर्थी या पंचमी तिथि होगी। पूर्णिमा को अगर विशाखा नक्षत्र हुआ तो हाँ, पर होगी दोनों ही। घटीपलों में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि सूक्ष्म गणित नहीं है, यह स्थूल रूप से गणित है, स्थूल रूप से गणित है। इसीलिए अब आएगा कहीं स्थूलार्थ लिखा होगा कि स्थूल रूप से तो पंचमी या चतुर्थी तिथि होगी। पूर्णिमा, प्रतिपदा, पूर्णिमा से गिनेंगे 5 आए ना, वैशाख, विशाख, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, सॉरी ज़्यादा हो जाएंगे, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा 7। तो पंचमी न होकर 6 भाग होंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा
पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण। तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण 7। तो या तो षष्ठी होगी, श्रवण नक्षत्र में जितने दिन गिनेंगे वो या तो षष्ठी या फिर सप्तमी तिथि होगी। यहाँ जो मेन तिथि जानने का विषय नहीं, यहाँ यह मानना है, यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि जो मास का जो नाम बना है वह प्रत्येक नक्षत्रों से बना है, और जो नक्षत्र पूर्णिमा के आसपास होगा उसी नक्षत्र के नाम से मास का नाम पड़ा हुआ है। चित्रा नक्षत्र होने से चैत्र, विशाखा नक्षत्र होने से वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र होने से ज्येष्ठा नक्षत्र होने से ज्येष्ठ मास है ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने से आषाढ़। हाँ, जो जैसे फाल्गुन है तो पूर्वा फाल्गुन, पूर्वा मान करके चलना है। इन नक्षत्रों के मानों से बनता है। और जब गणना करेंगे पूर्णिमा से उस दिवस तक तो वही तिथि होगी। तो यहाँ षष्ठी या फिर घटिपलों में सप्तमी तिथि मिलेगी, घटिपलों में षष्ठी या घटिपलों में सप्तमी तिथि मिलेगी। तिथि जो है पूरे दिन एक तिथि नहीं होती। चंद्रमा की गति बढ़ने से तिथि क्षय भी होती हैं। देखते हैं हम लोग कहीं कहीं तिथि क्षय हो जाती है, तिथि टूट जाती हैं। एक तिथि, एक ही तिथि का टूटने का क्रम मतलब एक सूर्योदय में अगले सूर्योदय नहीं है उसमें एक दो तिथि का निकल जाना तिथि क्षय मानी जाती है। और एक ही तिथि में अगर दो सूर्योदय हो जाए तो तिथि की वृद्धि होती है। वही जैसे क्षय माह अधिक मास का नियम है, वही इसमें भी नियम है। क्षय माह अधिक मास का नियम सूर्य से है और तिथि का जो नियम है वह चंद्र से है। यह मानना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया है? हाथ वाथ को हिलाओ भाई। समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? आ रहा है। तो यह मासभा चांद्रभम यावत गणयत तावत देवतु यावंति गणनाध्भानि तावतौ अंतस्तिथयः क्रमात्। तो उस अंत तक, इसीलिए इसको स्थूल रूप से कहा है कि पूर्णिमा से गिनती करने पर, तो पूर्णिमा में गिनती करने तो पूर्णिमा प्रतिपदा तो एक कम होगा, तो 7 अगर संख्या आ रही है तो 6 षष्ठी या सप्तमी, तो ऐसे ही मान आप प्रत्येक का मान सकते हैं। जैसे नहीं पता, पहले जब पंचांग इत्यादि इतने प्रचलन में नहीं थे उस समय तिथि का ज्ञान जो है वो इसी प्रकार से होता था, इसी प्रकार से तिथि का ज्ञान होता था कि नक्षत्र जो है, कौन सा नक्षत्र है और कौन सा मास चल रहा है, उसी के अनुसार क्रम से यह क्रम चलता था। ठीक है, आज इतना ही। और किसी का मान लो कोई प्रश्न हो ज़्यादा, अगर अभी ये थोड़ा गणित का चल रहा है तो बहुत